गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? नीट की प्रिपरेशन अब आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम है। अभी हम लोग ने जो बात करी है पिछले सेशन में, हम लोग ने आपको पता है मिनरल न्यूट्रिशन जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग ने स्टार्ट किया है और ये जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में अगर हम इसको रिकैप करें कि हम लोग ने क्या क्या देखा है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने देखे थे कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स क्या होता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, उसको हमें कैसे याद रखना है। यस, और कुछ टर्म्स की बात हम लोग ने कर ली थी। नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन अगर इनहिबिट होता है उसके लिए कौन से एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। फिर हम लोग ने बात करी थी डिलेविन फ्लावरिंग की। तो फाइनली अगर हम बात करें कि जो आज का जो हमारा सेशन है इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई मिनरल है या कोई मिनरल है अगर उसको इसेंशियल की कैटेगरी में आता है। आपको पता है जो इसेंशियल एलिमेंट्स है 17 है, 9 + 8। यस, तो ये 17 एलिमेंट्स की कैटेगरी में आने के लिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो अप करना होगा, तभी हम उसको इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। ये बात आज हम करने वाले हैं। सेकेंड, जो आज हमारे सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, यस, देखेंगे कि जो ब्रॉड कैटेगरीज है इसेंशियल एलिमेंट्स की वो तो हम लोग ने देख लिया है, लेकिन आज जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यस, उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, इनकी बात हम लोग करेंगे। आगे का सेशन मैं आपको बता देता हूं, आगे के सेशन में हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर लेंगे जो इसके बाद का सेशन होगा। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा डिफिशियंसी, टॉक्सिसिटी एंड एब्जॉर्प्शंस की। नाइट्रोजन साइकिल के प्रॉपर हम बात करेंगे। नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी बात करेंगे। और जो लास्ट स्टेशन होगा हमारा मिनरल न्यूट्रिशन का वो होगा फेट ऑफ अमोनिया। तो ये वो सारे स्टेशंस हैं जिसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया कि इस पूरे चैप्टर्स में मिनरल न्यूट्रिशन के क्या क्या हमें स्टडी करनी है। चलिए, तो फाइनली मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे नए हैं, उनका मोस्ट एंड वार्म वेलकम है। कैसे इन बच्चों को प्रॉपर नोटिफिकेशन या जो मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं रिकॉर्डेड लेक्चर उनको कैसे मिल सकते हैं। 3 तरीके हैं जिन तरीके से आप लगातार आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं और जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या जो आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन है कैसे आपको मिले। 3 वो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता ये है जो आपके सामने है, गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको DNCMI टाइप करना है। यहां पर ये हमारा ऐप आ जाएगा DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंड रास्ता ये है, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर हमारा चैनल है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल है वो आपके लिए है हमारा जो यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है DNCMI एजुकेशन। और अगर इस समय आप यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप अभी के अभी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाली बटन है उसको आप क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी लेक्चर्स आने वाले होंगे उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इस यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहां पर मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूनिट वाइज, वहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, 2 मोबाइल नंबर है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। तो इन मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो। चलिए, जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। यस, तो आज का ब्रेन डाइट क्या है? आज का ब्रेन डाइट है कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स, लगातार प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट्स इज द की ऑफ सक्सेस। देखो, प्रयास का मतलब क्या है कि अगर आपका लक्ष्य क्या है, नीट, तो कंटिन्यूअस इफेक्ट का मतलब यह है कि जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके जो डाउट्स हैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस सारे डाउट्स को क्लियर करना है। यस, और अगर सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, प्रॉपर स्टडी आप बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं, कंसिस्टेंसी है, तो वही आपको सफलता दिलाएगा। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स नहीं करते, सपोज दैट आज आपने 8 घंटे पढ़ा, कल आपने 2 घंटे पढ़ा, परसों आपने 0 पढ़ा, फिर आपने अगले दिन आए फिर 4 घंटे पढ़ा, तो इस तरीके से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंटली होना चाहिए, कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट्स चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट्स चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको क्लियर कर दिया था कि हमें क्या क्या स्टडी करनी है, तो आज हमें एक्चुअली अगर हमें बात करनी है तो कुछ
देखना है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर एसेंशियल की कैटेगरी में आना है तो क्या उसको क्राइटेरिया चाहिए। और फाइनली जो आज हमें बात करनी है वो बात करनी है कि कंप्लीट फंक्शन क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के, क्योंकि आप जानते हैं वो ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्टिंग करते हैं। यस, क्राइटेरिया फॉर essentiality टू बी एन essential एलिमेंट। चलिए यस, तो उन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं जिन क्राइटेरिया में ये चीजें दी हुई हैं कि अगर किसी एलिमेंट्स को अगर हमें इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में लाना है तो कौन कौन से उसको रूल्स फॉलो अप करने होंगे। यस, पहला रूल क्या होना चाहिए, ग्रोथ के रेफरेंस में उसको अपना आउटपुट देना होगा। सेकेंड, उसको किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस ना किया जा सके, मतलब उसका कोई विकल्प ना हो। जैसे मान लीजिए सल्फर है, यस, तो सल्फर की अगर कमी हो जाए और अगर कोई डिफिशियंसी किसी प्लांट में आती है तो उस डिफिशियंसी को सल्फर के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट से दूर ना किया जा सके। फिर से सल्फर अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर सल्फर है और सल्फर की कमी की वजह से कोई डिफिशियंसी सिम्टम्स प्लांट में आता है, उस डिफिशियंसी सिम्टम्स को किसी दूसरे अन्य एलिमेंट्स की सप्लाई के द्वारा ना पूरा किया जा सके, अर्थात वो नॉट रिप्लेसेबल हो, तो ही हम उसको इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। बहुत विस्तार से आज हम लोग बात करने वाले हैं। और तीसरी, यस, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। लेकिन अभी काम हमारा इतने से चलने वाला नहीं है कि हमने सिर्फ बता दिया ग्रोथ, नॉट रिप्लेस, मेटाबॉलिज्म। जरा हमें इसे डिटेल में भी स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे कि ग्रोथ में किस तरीके से ये अपना कंट्रीब्यूशन दे। चलो, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो, आप जानते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, एक जैसी टर्म है, यस, सिनोनिम्स है। अगर हम यहां पर भी बात करें प्लांट के ग्रोथ के रेफरेंस में, तो अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, हम मान लेते हैं नाइट्रोजन है, यस, तो इस एलिमेंट्स को पर्टिकुलर प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ कराने में भी मदद करे और प्लांट के रिप्रोडक्शन में भी मदद करे। मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो ना तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो पाए और ना ही उसमें प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो पाए, मतलब ना प्रॉपर सीड फॉर्मेशन हो पाए, ना प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो अगर इस तरीके का एलिमेंट है तो भैया इसको इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में लाके रख दो। क्लियर है? तो पहली क्राइटेरिया क्या है, नॉर्मल ग्रोथ में शामिल हो और रिप्रोडक्शन में हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड। अगर ये एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो लाइफ साइकिल, अपनी जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना करे। क्योंकि आप जब देखते हैं, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल देखते हैं तो आप वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर आपको पता है एम्ब्रियोनिक स्टेज भी आती है, यस, इसके पहले फर्टिलाइजेशन आता है, फर्टिलाइजेशन के पहले मैच्योर होता है, मेल फीमेल्स के बीच में क्या होता है, मेटिंग होती है। तो प्रॉपर ये जो साइकिल है जन्म से लेकर उसके मरण तक की, उस साइकिल में वो प्रॉपर कंप्लीट ही ना हो, बीच में ही वो टपक जाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि लाइफ साइकिल प्लांट की कंप्लीट ना हो और अगर उसमें बीज आ भी जाते हैं, सीड आ भी जाते हैं, तो सीड्स क्या हो, प्रीमेच्योर होकर गिर जाए। इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट प्रॉपर तरीके से प्लांट की ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हो, तभी हम उसको इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अब इसेंशियल एलिमेंट्स कितने थे हमारे, 9 + 8, माइक्रो और मैक्रो, और सब मैं आपको बता भी चुका हूं कैसे इसको रटना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नॉट रिप्लेस, मतलब इसका कोई भी विकल्प ना हो। क्या कह रहा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। मान लेते हैं नाइट्रोजन है, तो अगर नाइट्रोजन एलिमेंट्स आपको पता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो अगर हम नाइट्रोजन की हम बात करें, यस सॉरी
अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपको पता है हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन बनना है तो वहां पर चाहिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, नाइट्रोजन ही है। तो अगर हम बात करें तो अगर हम प्रॉपर पर्टिकुलर प्लांट को अगर हम नाइट्रोजन सप्लाई ना करें, अगर हम नाइट्रोजन सप्लाई ना करें और इसकी वजह से जो डिफिशियंसी प्लांट में दिखे, उस डिफिशियंसी सिम्टम्स को किसी दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा पूरा ना किया जा सके, तो ऐसी एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कि स्पेसिफिक है और इसकी कमी को हम दूसरा पूरा नहीं कर सकते। यस, तो ऐसे एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरीज में रख लेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब स्पेसिफिक हो और इसका कोई दूसरा विकल्प ना हो, नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा, सल्फर और फास्फोरस से काम नहीं चलेगा। क्लियर है बेटा? पोटेशियम से काम नहीं चलेगा। In other words, deficiency of any one elements cannot be met by supplying some other elements। मतलब अगर किसी एक एलिमेंट की डिफिशियंसी है तो किसी दूसरे एलिमेंट्स को सप्लाई करके उसकी डिफिशियंसी को पूरा न किया जा सके, ऐसे एलिमेंट्स को हम इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको पता है एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं और कैटाबॉलिज्म में चीजें बिगड़ती हैं, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर हम बात करें तो एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। प्लांट के मेटाबॉलिज्म में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली नहीं। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड पे फोकस जरूर करिएगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं। अगर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, कहां इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है, तो ही हम उसको इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तो फाइनली अगर हमने देखा तो अगर किसी एलिमेंट को इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखना है तो 3 क्राइटेरिया कौन से हैं? पहला है ग्रोथ, सेकेंड है नॉट रिप्लेसेबल एंड थर्ड है मेटाबॉलिज्म। समझ में आया बेटा? चलो, यस, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, उसकी बात हम लोग ने कर ली थी। यस, और इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हमें फंक्शंस देखना है। तो फिर से जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वही क्या मैंने टेक्निक बताई थी, सन अपने फादर से क्या कह रहा है, मुझे पीके मूवी देखनी है, और फादर क्या कह रहे हैं, पहले तो कैच करो किसको, मगर को, तो ही हम आपको पीके मूवी दिखाएंगे। तो सन में क्या आ गया, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये टेक्निक आपको याद है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। सन क्या कह रहा है, मुझे क्या देखनी, पीके मूवी। पीके में पी आ गया फास्फोरस और के आ गया पोटेशियम। यस, तो पापा उसके क्या बोल रहे हैं, आपको कैच करना है। कैच में सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कार्बन और एच फॉर हाइड्रोजन। कैच करना है, क्या कैच करना है, मगर फॉर मैग्नीशियम। तो आप देखो ये जो आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं आपको, 9। यस, सॉरी, ये नाइट्रोजन क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैं पहले इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल गया था, सॉरी, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट कि ये जो 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। यस, किस फॉर्म में मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म वाले की हमें उसकी बात नहीं करनी। जैसे अगर हम मान लेते हैं इसमें हमें बात किसकी नहीं करनी है, एक तो हमें ऑक्सीजन की बात नहीं करनी और दूसरे में कार्बन और हाइड्रोजन की बात नहीं करनी, CHO4। ठीक है, और बाकी हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मेन फंक्शन है, जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसकी स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी स्टार्ट करनी है, सल्फर और नाइट्रोजन की। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, देखो प्लांट की ग्रोथ हो रही है प्रॉपर। देखो यहाँ पर सीडलिंग हुई, फिर प्लांट की ग्रोथ, धीरे धीरे सीडलिंग, देखिए धीरे धीरे स्टडी, यहाँ पर धीरे धीरे इससे प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होगी, देख रहे हैं आप। तो इन सभी प्लांट ग्रोथ के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर की। देखो सल्फर को अगर हम देखें तो सल्फर में जो प्लांट ऑब्टेन करते हैं सल्फर को, वो करते हैं इन फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, यस।
तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सल्फर किस फॉर्म में प्लांट बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, तो क्वेश्चन है सल्फेट आयन। सेकेंड पॉइंट, सल्फर प्रेजेंट होता है, आप दो अमाइनो एसिड्स देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पहला अमाइनो एसिड है सिस्टीन और सेकेंड है मेथियोनिन। यस, अब देखो, अब आप जानते हैं जो अमाइनो एसिड है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन का। यस, तो प्रोटीन में दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, कौन कौन से, सिस्टीन और मेथियोनिन, जिसमें सल्फर का होना जरूरी है। अगर सल्फर नहीं होगा तो सिस्टीन और मेथियोनिन ये दो अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो प्रोटीन की कमी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सल्फर, देखिए चूंकि दो अमाइनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए कितनी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बहुत सारे सेवरल कोएंजाइम्स का, सल्फर जो है बहुत सारे ऐसे कोएंजाइम हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट है। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर उसका देखोगे, केमिकल स्ट्रक्चर, तो वहां पर सल्फर आपको देखने को मिलेगा। चाहे बात आपकी कुछ कोएंजाइम्स की हो, विटामिन्स में मुख्यतः जैसे थायमिन, बायोटिन और कोएंजाइम ए और फेरिडॉक्सिन, यहां पर आपको सल्फर आपको मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में मिलेगा। जब आप इसको स्ट्रक्चर्स देखोगे तो सल्फर यहां पर प्रेजेंट होगा। इसका दूसरा मतलब क्या है कि अगर प्लांट को प्रॉपर सल्फर की सप्लाई नहीं होगी तो क्या क्या प्रॉपर नहीं बनेगा। तो देखो, फेरिडॉक्सिन नहीं बनेगा, कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, बायोटिन नहीं बनेगा, थायमिन नहीं बनेगा, कुछ विटामिन्स नहीं बन पाएंगे और कुछ कोएंजाइम्स नहीं बन पाएंगे। इसीलिए तो क्या होता है कि अगर आपने सल्फर की कमी कर दी, अगर प्लांट्स को आप कल्टीवेट्स करा रहे हैं और सल्फर अगर प्रॉपर आपने सप्लाई नहीं किया, तो आपको बहुत सारे डिफिशियंसी सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर हमने देखा सल्फर के बारे में 3 पॉइंट, फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। पहला पॉइंट था सल्फर सल्फेट आयंस के फॉर्म में प्लांट बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। सेकेंड, सल्फर दो अमाइनो एसिड में भी प्रेजेंट है, सिस्टीन में और मेथियोनिन में। तीसरा, बहुत सारे सेवरल जो कंपाउंड है उसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, चाहे बात कोएंजाइम्स की हो, विटामिन्स में थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए और फेरिडॉक्सिन की हो। अगर यहां पर प्रॉपर सल्फर की सप्लाई हम नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं बनेगी। चलिए, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। आप जानते हैं नाइट्रोजन तो प्लांट की और हमारी भी जान है। क्यों जान है भाई? कि नाइट्रोजन ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का। और आप देखते हैं सेल के अंदर प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। यस, चाहे आपको डीएनए बनाना हो या आपको आरएनए बनाना हो या आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सब जगह आपको नाइट्रोजन चाहिए। यस, और नाइट्रोजन कहां पर आपको मिलेगा? अमाइनो एसिड्स में, और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो इसी तरह देखो कि जो आपके खेत में फर्टिलाइजर्स पड़ते हैं उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पी, एन, के। पी फॉर फास्फोरस, एन फॉर नाइट्रोजन और के फॉर पोटेशियम। तो नाइट्रोजन क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। यस, ज्यादा क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट्स क्यों है? क्योंकि अगर आप सेल का स्ट्रक्चर्स देखोगे तो हर स्ट्रक्चर्स में आपको नाइट्रोजन मिलेगा इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन में भी किसमें? अमाइनो एसिड्स में। नाइट्रोजनस बेस आप देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। यस, जो भी फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, आप जानते हैं जो यूरिया डाला जाता है, यूरिया में क्या है? NH2CO NH2। तो N क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। अब आप देख रहे हैं हर जगह यहां पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। फर्टिलाइजर में आप देखिए यूरिया इसीलिए डालते हैं क्योंकि नाइट्रोजन हमको चाहिए, और कितना चाहिए? ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। सेकंड, इट इज एब्सॉर्ब्ड मेनली एज नाइट्रेट, सम आर आल्सो टेकन अप एज अमोनियम आयन के फॉर्म में भी लेता है और नाइट्राइट के फॉर्म में भी होता है। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में भी नाइट्रोजन ये एब्सॉर्ब होता है प्लांट बॉडी के अंदर। तीसरा, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट्स की हर पार्ट के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि हर पार्ट किससे बनेगा? सेल का बनेगा, और सेल बनेगा तो सब कुछ चाहिए। वहां पर आपको न्यूक्लिक एसिड भी बनाना है, आपको वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाना है, वहां पर कुछ प्रोटीन्स भी बनानी है, तो सब के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स होती है।
पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर हम ज्यादा फोकस करें तो वो टिश्यू जो डिवाइडिंग नेचर के हैं, और डिवाइडिंग नेचर के कौन होते हैं? मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं। यस, तो वहां पर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स होती है। और उन सेल में जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं तो वहां पर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन। क्यों भैया? क्योंकि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन्स का एंड हार्मोन्स का। भाई हार्मोन्स भी क्या है? प्रोटीन के ही तो बने हैं। यस, तो हर जगह आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये पर्टिकुलर चीजों को बनाना हो, चाहे प्रोटीन बनाना हो, हार्मोन्स बनाना हो, न्यूक्लिक एसिड्स बनाना हो, या सेल मेटाबॉलिक एक्टिव हो, तो वहां पर नाइट्रोजन चाहिए। इसलिए नाइट्रोजन हम किस में लाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में इसको हम लाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम एलिमेंट्स की बात करेंगे फास्फोरस की। तो हम लोग ने बात कर लिया सल्फर की, नाइट्रोजन की, और अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड में फास्फेट ग्रुप होता है। जो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? पीबीएस का। पी मतलब फास्फेट, बी का मतलब नाइट्रोजनस बेस, और एस का मतलब शुगर। तो न्यूक्लिक एसिड भी बनना है तो क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए, क्योंकि फास्फेट ग्रुप बनाना है। तो फास्फोरस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयंस। जो फास्फोरस है वो फास्फेट आयंस के फॉर्म में प्लांट बॉडीज के द्वारा, रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? देखो हम बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। आपको पता है। यस, तो अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन अगर बनना है तो उसमें फास्फोरस हमें चाहिए, कुछ सर्टेन प्रोटीन्स में फास्फोरस चाहिए, न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बता ही दिया, एंड न्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि कई न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ही न्यूक्लिक एसिड्स को बनाते हैं। यस, तो न्यूक्लियोटाइड्स का भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? उसमें आपको फास्फोरस देखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर फास्फोरस की हम सप्लाई नहीं करेंगे तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, एक सेल से जो दूसरी सेल बना रही है, अब एक सेल से दूसरी सेल बनेगी तो डीएनए रिप्लिकेट भी करेगा, और अगर डीएनए रिप्लिकेट करेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स बनना होगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स के लिए पता चला फास्फोरस, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए बनने के लिए प्रॉपर फास्फोरस ही नहीं है, तो फास्फेट ग्रुप कैसे बनेगा? और जब फास्फेट ग्रुप नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स तैयार नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियोटाइड्स तैयार नहीं होगा तो न्यूक्लिक एसिड आपका बनेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं फास्फोरस की कितनी इंपॉर्टेंस है, और डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप तीनों आयंस देखें जो हमने एसेंशियल कैटेगरी की बात करी, सल्फर, नाइट्रोजन, दोनों के दोनों डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट है इनका। अगर ये ना हो तो प्लांट की लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगी। दूसरी चीज, मेटाबॉलिक में भी, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, और इनको किसी दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये सब के सब एलिमेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब आपको ये चीज सारी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड फॉर ऑल फास्फोराइलेशन रिएक्शन। फास्फोराइलेशन आप देखिए दो तरीके का होता है। अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहां पर? फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनाते हैं ना। सेकेंड, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यस, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्योंकि इन प्रेजेंस हम ऑक्सीजन करते हैं। तो फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि जब एडीपी से हम एटीपी बनाते हैं तो एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। इसके साथ हम एक फास्फेट ग्रुप जब ऐड करते हैं तभी तो एडीपी से एटीपी बनता है। तो ऐड करने के लिए क्या चाहिए? फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट ग्रुप बनने के लिए क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। इसीलिए जो पॉइंट लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड फॉर ऑल फास्फोराइलेशन, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो या फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, दोनों में फास्फोरस की रिक्वायरमेंट्स का होना, फास्फोरस की रिक्वायरमेंट्स है। अगर फास्फोरस की प्रॉपर सप्लाई प्लांट बॉडी को नहीं होगा तो कोई भी फास्फोराइलेशन प्रोसेस नहीं होगी, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है बेटा? चलो, तो फाइनली जरा एक बार फिर से हम लोग ये जो तीनों पॉइंट्स हैं कौन कौन से? यस, तीनों जो पॉइंट्स थे, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस को जरा एक बार फिर से इसको हम लोग बहुत कम शब्दों में इसको फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं।
देखो ये सल्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, यस, और ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है नाइट्रोजन। फास्फोरस फास्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। सल्फर भैया हर जगह चाहिए, देखो अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथिओनिन्स के लिए चाहिए, बहुत सारे विटामिन, कोएंजाइम, फेरिडॉक्सिन के लिए चाहिए। नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है क्योंकि प्रोटीन का, तो भैया जहां पर भी प्रोटीन बननी है नाइट्रोजन चाहिए। और फास्फोरस मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड्स अगर बनना है, न्यूक्लिक एसिड्स बनना है, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन बननी है तो फास्फोरस की जरूरत होगी। तो यहां पर हम लोग ने 3 देख लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे जो मेन नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है पोटेशियम। फिर पोटेशियम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पोटेशियम जैसे ही आता है आपके सामने, आपको याद आ जाता होगा लेविट वाली थ्योरी, जिसमें स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोजिंग की मैंने आपको मैकेनिज्म आपको पढ़ाया था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में। देख रहे थे जब पोटेशियम आयन K+ आयन गार्ड सेल के अंदर आता था सब्सिडियरी सेल से, तो K फॉर्म मैंने की बताया था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो गार्ड सेल्स थे वो उसमें वाटर आ जाता था और जो स्टोमेटा थे वो ओपन कर जाते थे। तो आप तो देखिए स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इट एब्जॉर्ब, और ये जो पोटेशियम आयन है ये पोटेशियम आयंस के फॉर्म में प्लांट बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, यस। और इसकी भी रिक्वायरमेंट किसमें है, मैक्रो में, ज्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो डिवाइडिंग नेचर्स के होते हैं, बड्स में, लीव्स में और रूट्स में, इन सभी में पोटेशियम की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन एन एनायन कैटायन बैलेंस। आपने देखा था एनायन कैटायन बैलेंस, चाहे स्टोमेटल थ्योरी आप देख लो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाली लेविट में, वहां पर प्रॉपर बैलेंस कर रहा था। तो एनायन कैटायन बैलेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम इन सेल्स एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस में भी जो पोटेशियम है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जिस तरीके से नाइट्रोजन आप देख रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक वैसे ही यहाँ पर पोटेशियम भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में है, तो अगर पोटेशियम नहीं होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसको मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट बताया कि जो लेविट्स थ्योरी है वो इसी पर बेस्ड है, पोटेशियम और प्रोटॉन आयंस के बेस पर, H+ पे। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। यस, सेल की टर्जिडिटी के लिए और कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट है। अगर ये पोटेशियम आयन नहीं होगा, कुछ ऐसे एंजाइम वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे, और अगर एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फाइनली अगर हम देखें कि जो पॉइंट्स हम लोग ने पोटेशियम से रिलेटेड देखे, तो पहला पॉइंट हमने ये देखा कि पोटेशियम आयन के फॉर्म में पोटेशियम आयन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा प्लांट बॉडी के द्वारा। एनायन कैटायन बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम। जितना कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए जरूरी है ना, उतना कैल्शियम प्लांट में भी बहुत जरूरी है। चलो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो पहला पॉइंट कहता है कि फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। जो कैल्शियम ऑब्टेन होता है वो कैल्शियम आयंस के फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, यस। रिक्वायर्ड, इसको भाई मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसको रिक्वायरमेंट होगी, और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अगर मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कैल्शियम की जरूरत होगी, क्योंकि कैल्शियम क्या है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, यस। तो डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी कैल्शियम की। जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड करती है, तो इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो बनती है, सेल वॉल में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर्टिकुलर एज कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट आप जानते हैं, मिडिल लैमेला, यस। In the middle lamella, it is also need during the formation of mitotic spindle. आप जानते हैं जब माइटोसिस होता है तो जो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं उसमें कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, यस। तो इस तरीके से अगर आप फाइनली आप देखो तो कैल्शियम एक तो कैल्शियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जरूरी है,
डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के लिए जरूरी है। सेल वॉल जब बनता है उसमें चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम पेक्टेट में मेन कैल्शियम है ही। कैल्शियम पेक्टेट के बारे में आप जानते हैं, मिडिल लैमेला उसको बोलते हैं। दो सेल वॉल्स के बीच में मिडिल लैमेला बनती है कैल्शियम पेक्टेट की, और वो जो फल जो रसीले हो जाते हैं यही कैल्शियम पेक्टेट्स क्या हो जाती है, बाद में पक जाती है। यस, तो ये कैल्शियम पेक्टेट में प्रॉपर कैल्शियम की जरूरत होगी। माइटोटिक में आपको स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स। जो लीव्स एजिंग हो जाती है, ओल्डर लीफ में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, और इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, यस, सेल मेम्ब्रेन का नाम आपको, सेल मेम्ब्रेन का काम आपको पता है, कुछ चीजों को अंदर करना और कुछ चीजों को बाहर करना। तो जो सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग है वहां पर भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स and plays an important role in regulating metabolic activities। बहुत सारी metabolic activities को यह रेगुलेट करता है। देखो, जो रेगुलेट वर्ड आया है वो आया रेगुलेटर से। हमारे आपके घर में जो रेगुलेटर लगा होता है फैन की स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए, यस, तो जैसी जरूरत होगी उस तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी को घटाएगा या बढ़ाएगा। कौन ये करेगा? कैल्शियम। तो फाइनली जो हम लोग ने देखा, यहां पर हम लोग ने बात करी किसकी? पोटेशियम की और कैल्शियम की। दो एलिमेंट्स हम लोग ने और कवर कर लिए। पहले हम लोग ने 3 किया था, 2 और कर लिए 5। चलो 3 2 5 हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 और एलिमेंट्स की, मैग्नीशियम की। जरा मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवैलेंट मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म पे ये एब्सॉर्ब होता है प्लांट बॉडी के द्वारा, यस, रूट हेयर्स के द्वारा। सेकेंड, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जो रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा। फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा। और इसके साथ इन्वॉल्व होता है डीएनए और आरएनए, जो दोनों न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, इनके सिंथेसिस में भी ये जो मैग्नीशियम है वो इन्वॉल्व होता है। मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल का आप रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके बीच में आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, और हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर्स। आप जानते हैं 70s और 80s राइबोसोम, तो अगर हम मान लेते हैं 50s है और नीचे वाला 30s है, तो दोनों चूंकि आपको पता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े रहते हैं, लेकिन जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो ये दोनों यूनिट आपस में जो यूनाइट होती हैं, तो यूनाइट करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो दोनों सब यूनिट्स आपस में यूनाइट नहीं हो पाएंगी और प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम आप देख रहे हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो फाइनली आपने क्या देखा? मैग्नीशियम डाइवैलेंट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। वो कौन से एंजाइम? जो रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यस, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मैग्नीशियम। और रिंग जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये क्वेश्चंस नीट में पूछा जा चुका है। और हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स को भी प्रॉपर ये मेंटेन करेगा, दो सब यूनिट्स को आपस में यूनाइट कर देगा, रीयूनाइट कर देगा इन द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपने देखा यहां पर मैग्नीशियम के प्रॉपर फंक्शंस को, यस। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट यहां पर हम सेशंस को क्लोज करते हैं। आई होप अभी जो एलिमेंट्स रह गए हैं आगे वाले सेशन में हम देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टोटल यहां पर 6 देख लिए हैं और 3 आपको पता था गैसेस फॉर्म में था। तो गैसेस फॉर्म वालों की स्टडी नहीं करनी, जैसे कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसकी स्टडी हमें नहीं करनी। जिसकी हमें करनी थी वो हम लोग ने प्रॉपर कर लिया। और ये सारे पॉइंट्स आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सभी से मेरी कैंडिड रिक्वेस्ट है, अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय।